हे भगवान, ये तूने हमारे साथ कैसा मजाक किया है। इतने सालों से मांगते मांगते थक गए थे, अब जाके तूने हमारी पुकार सुनी। अब हमें पुत्र के रूप में दिया भी तो एक मेढक का बच्चा। संगमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चरणदास नाम का एक किसान अपनी पत्नी देवकी के साथ रहता था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रहा करते थे। कितना अच्छा होता कि भगवान हमें एक पुत्र दे देते। कम से कम मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि देने वाला कोई तो होता। हाँ देवकी, लगता है हम दोनों ने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया था, जो इस जन्म में भगवान हमें उसकी सजा दे रहा है। पता नहीं भगवान हमारी पुकार कब सुनेंगे। शायद भगवान ने उन दोनों की पुकार सुन ली। कुछ दिन के बाद देवकी गर्भवती हो जाती है। लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। हम दोनों हमेशा भगवान को दोष दिया करते थे। आप ठीक कहते हैं, प्रभु ने हमारी सुन ली। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ समय के पश्चात देवकी एक बच्चे के स्थान पर मेढक के बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर चरणदास और देवकी दोनों के मन में उदासी छा जाती है। हे भगवान, ये तूने हमारे साथ कैसा मजाक किया है। इतने सालों से मांगते मांगते थक गए थे, अब जाके तूने हमारी पुकार सुनी। अब हमें पुत्र के रूप में दिया भी तो एक मेढक का बच्चा। नहीं देवकी, लाओ इसे मैं बाहर नदी के पास छोड़ आता हूँ, नहीं तो ये गांव वाले हमारा मजाक बना देंगे। परंतु देवकी इस बात पर तैयार नहीं हुई। सुनिए, भले ही भगवान ने हमारे साथ ये क्रूर मजाक किया है, परंतु आखिर मैंने इसे जन्म दिया है। मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। आप ऐसा करो, इसे हमारी झोपड़ी के पीछे जो छोटा सा तालाब है वहाँ पर छोड़ दो। कम से कम हमारी नजरों के सामने तो रहेगा। तुम ठीक कहती हो देवकी। चरणदास जैसे ही मेढक को उठाने लगा, वैसे ही मेढक इंसानों की आवाज में बोल उठा। माताजी, पिताजी, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आप लोगों का बेटा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी खूब सेवा करूंगा। हे भगवान, यह तो इंसानों की तरह बात कर रहा है। मेरा मन तो पहले ही इसे अपने से अलग करने का नहीं कर रहा था। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ये जैसा भी है, आखिर है तो मेरा पुत्र ही। अब ये हमारे साथ ही रहेगा। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। अब मेरा मन भी इसे अपने से अलग करने का नहीं कर रहा है। अब यह हमारे साथ ही रहेगा और हम इसकी अपने बच्चे की तरह देखभाल करेंगे। इसी तरह काफी वक्त गुजर जाता है। अब मेढक का बच्चा 5 वर्ष का हो गया था। जब वह चरणदास और देवकी को खेतों में काम करते देखता तो उदास हो जाता। काश मैं अपने माँ बापू की मदद कर पाता। हे प्रभु, अभी वह समय आने में काफी वक्त है, तब तक मैं मजबूर हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। अब मेढक का बच्चा 18 वर्ष का हो गया था। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, इसलिए आप चिंता मत करना। बाहर जाना चाहता है, पर कहाँ? माँ, मैं जमींदार के घर जा रहा हूँ। उससे कहूँगा कि अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दे। क्या कहा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला तेरा विवाह जमींदार की लड़की से कैसे हो सकता है? माँ, तू यही कहना चाहती है ना कि मैं मेढक और वह इंसान, हमारा विवाह कैसे हो सकता है?
हाँ हाँ, यही कहना चाहती हूँ। अगर ये बात जमींदार को पता चली तो उसके कारिंदे तुझे मार कर किसी नदी नाले में फेंक आएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे रे मेरी प्यारी माँ, तू बेकार में चिंता कर रही है। मुझे मारकर किसी नदी नाले में फेंकना इतना आसान नहीं है। बस तू मुझे आशीर्वाद दे, मैं तेरी बहू को जल्द लेके आता हूँ। इसी तरह उन दोनों में काफी देर बहस होती रहती है। आखिर में थककर देवकी उसे जाने की इजाजत दे देती है। माँ की इजाजत मिलते ही मेढक सीधा जमींदार लाखन सिंह की हवेली में पहुँच जाता है। दरवाजा खोलिए जमींदार जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। नौकर इधर उधर देखता है परंतु उसे कोई नहीं दिखाई देता। अरे नीचे देखो भाई, मैं यहाँ हूँ। जाकर अपने मालिक से कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मालिक, दरवाजे पर एक मेंढक आया है जो इंसानों की तरह बात कर रहा है। क्या इंसानों की तरह बात करता है? वो भी एक मेढक? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सच कह रहा हूँ मालिक, यकीन न हो तो मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है, उसे लेकर आओ। इसके बाद नौकर मेढक को अंदर लेकर आता है। हाँ तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? जमींदार जी, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ कि आप अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह मेरे साथ कर दें। मेढक के मुंह से ऐसी बात सुनकर लाखन सिंह क्रोधित हो जाता है। हे मेढक के बच्चे, जुबान संभाल कर बात कर। जाकर अपनी शकल आईने में देख। तू इतना बड़ा, मैं अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह तेरे साथ कैसे कर दूं? हरगिज नहीं। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा। अभी मेढक और लाखन सिंह में बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ चंद्रलेखा आ जाती है। सोच लीजिए जमींदार जी, अगर आपने इस शादी से इनकार किया तो मैं आपकी हवेली को अभी खंडहर में बदल दूंगा। अरे जा जा मेढक के बच्चे, जा, नहीं करता शादी। तुझे जो करना है कर ले। लाखन सिंह के इनकार करते ही मेढक ने भयानक आवाज में चीखना शुरू कर दिया, जिससे लाखन की हवेली में मानो भूचाल आ गया। हे भगवान, अरे अब चीखना बंद कर। ऐसा लगता है मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। लाखन की बात सुनकर मेढक शांत हो जाता है। इससे पहले कि लाखन सिंह कुछ कह पाता, उससे पहले चंद्रलेखा कहती है, पिताजी, अगर इस मेढक से शादी करके ही अगर ये बर्बादी रोकी जा सकती है तो मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इस मेढक से शादी करके क्यों अपनी जिंदगी को तबाह करना चाहती हो? पिताजी, अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है तो वही सही, शायद यही मेरा मुकद्दर है। इसके बाद चंद्रलेखा को लेकर मेढक अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चंद्रलेखा इस शादी को लेकर अपनी किस्मत का लिखा मानकर उसी घर में गुजारा करने लगती है। तभी एक दिन राजा के सिपाही गांव में एक घोषणा करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। हमारे महाराज का ऐलान है कि 1 सप्ताह के बाद नगर में 3 दिनों के लिए घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया जाएगा। उसमें सभी गांव के लोग भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता को जो भी जीतेगा, महाराज उसे 500 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देंगे। घोड़ों की दौड़ प्रतियोगिता की खबर जब मेढक के कानों में पड़ती है तो वह सोचने लगता है, क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं। अगर मैं जीत गया तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती हैं। इन मुद्राओं से मेरे माता पिता की गरीबी दूर हो जाएगी। ये सोचकर मेढक प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय कर लेता है। इसी तरह 1 सप्ताह गुजर जाता है और प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। बेटा, आज घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता है, तुम भी हमारे साथ चलो।
नहीं नहीं माँ, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा। काफी कहने के बाद भी जब मेढक जाने को तैयार नहीं होता तो उसे छोड़कर चंद्रलेखा देवकी और चरणदास प्रतियोगिता स्थल पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। तभी काले घोड़े में सवार एक खूबसूरत नौजवान प्रतियोगिता में आता है। इसके बाद घोड़ा दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ देर में दौड़ खत्म हो जाती है। इस प्रतियोगिता को वही काले घोड़े का सवार खूबसूरत नौजवान घोड़ों की दौड़ का विजेता घोषित होता है और राजा उसे 500 स्वर्ण मुद्रा की थैली इनाम में देते हैं। इधर घर पहुंचकर चंद्रलेखा अपने पति मेढक से बोली, आज तो घोड़ों की दौड़ देखकर तो आनंद आ गया। अगर आप भी वहाँ होते तो कितना मजा आता। मुझे पता है, आज का विजेता वही काले घोड़े का सवार था ना, यही बताना चाहती हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? आप तो वहाँ गए ही नहीं। मुझे सब पता है, देखना कल की दौड़ में भी वही काले घोड़े वाला ही विजेता होगा। अपने मेढक पति के मुंह से ये बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, परंतु ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरे दिन घोड़ों की दौड़ फिर आरंभ होती है, परंतु दौड़ के बीच में काले घोड़े के घुड़सवार का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वह गिरते गिरते बच जाता है, परंतु विजयी वही होता है। दौड़ खत्म होते ही तीनों घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर चंद्रलेखा फिर अपने मेढक पति से बोली, अरे आज तो एक अनहोनी होते होते बची। पता है आज क्या हुआ? अरे हाँ, मुझे सब पता है। तुम यही बताना चाहती हो कि दौड़ में आज काले घोड़े का सवार घोड़े से गिरते गिरते बचा। अपने मेढक पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चंद्रलेखा को अपने मेढक पति पर शक होने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो घटना वहां होती है वह इन्हें कैसे पता चल जाती है? जरूर हम लोगों के जाने के बाद ये प्रतियोगिता देखने जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्रतियोगिता देखना ही है तो हमारे साथ क्यों नहीं जाते? जरूर कोई बात है जो ये हम सबसे छुपा रहे हैं। तीसरे दिन की प्रतियोगिता में चंद्रलेखा जाती है, परंतु अपने सास ससुर से बहाना बनाकर कहती है, माँ पिताजी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी तबीयत नहीं सही है तो चलो हम लोग भी चलते हैं। नहीं पिताजी, आप लोग प्रतियोगिता देखो, मैं चली जाऊंगी, आप मेरी चिंता ना करें। चंद्रलेखा अपने सास ससुर से बहाना बनाकर वापस घर आ जाती है। वह घर में इधर उधर देखती है, परंतु उसका मेढक पति वहाँ नहीं मिलता। अंत में वह देखती है एक जगह मेढक की खाल और स्वर्ण मुद्रा की थैली रखी थी। ओ, अब समझी इन्हें प्रतियोगिता की सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं, क्योंकि उस प्रतियोगिता को जीतने वाला काले घोड़े का सवार कोई और नहीं, ये ही है। हे प्रभु, मेरा पति इतना सुंदर होते हुए भी इस तरह मेढक के रूप में रहता है। नहीं, अब मैं इन्हें इस रूप में नहीं रहने दूंगी। चंद्रलेखा ये सोचकर कि जब मेढक की खाल ही नहीं रहेगी तो वह दोबारा मेढक नहीं बन पाएंगे, ये सोचकर वह मेढक की खाल को आग लगा देती है। तभी वही घुड़सवार आ जाता है। अपनी खाल को जलते देखकर वह वहीं गिर जाता है। ये तुमने क्या किया चंद्रलेखा? तुमने मेरी खाल जलाकर अनर्थ कर दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो सब कुछ सही हो जाता। ऐसा मैंने क्या कर दिया? जब आपका इतना सुंदर रूप है तो आप इस मेढक के रूप में क्यों रहते हैं? चंद्रलेखा,
ये मेरे पिछले जन्म के पाप हैं, जो इस जन्म में मेढक के रूप में जन्म लेकर मेढक के रूप में रहने को मजबूर था। तुमने मेरी खाल जलाकर सब बर्बाद कर दिया। अब मेरी मौत निश्चित है। ऐसा मत कहो स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करना। आप मुझे बताइए, क्या आपकी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता है? नहीं चंद्रलेखा, वैसे तो मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु मेरी जिंदगी को अगर कोई बचा सकता है तो वह है महर्षि सदानंद। तो फिर जल्दी बताइए स्वामी, मैं आपका जीवन बचाने के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद मेढक महर्षि सदानंद का पता चंद्रलेखा को बता देता है, जो एक घने व विशाल जंगल में निवास करते थे। इसके बाद चंद्रलेखा घोड़े पर सवार होकर महर्षि सदानंद के आश्रम की ओर तेजी से चल देती है। बहुत जल्द कहानी का दूसरा भाग आएगा, जिसमें आपको मेंढक के रूप में जन्म लेने की कहानी का पता चलेगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि मेंढक ने चंद्रलेखा से शादी क्यों की। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है।